वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस्ट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ द प्लान डेवलपमेंट। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है, चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग, तो आप उसे जाके भी देख सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी we2gether26 पे आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपका वो डाउट ज़रूर क्लियर किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर आउटकम्स। तो ये मेजर आउटकम्स के अंदर हमारा सेकंड मेजर आउटकम जो था वो क्या था? लैंड रिफॉर्म्स। अब जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ लैंड रिफॉर्म्स पे किए। क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स थे अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट कॉम्पोनेंट वॉज एबॉलिशमेंट ऑफ द जमींदारी सिस्टम। अब जो लैंड रिफॉर्म्स थे, जो लैंड के कानून थे, उन सब में जो बदलाव किए गए थे वो क्या क्या थे? फर्स्टली जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था, पूरी तरह से हटा दिया था। जमींदारी सिस्टम क्या था? जमींदारी सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें कुछ लैंड क्या करता था, एक व्यक्ति जो बहुत अमीर होता था, जिसका नाम जमींदार होता था, तो वो कुछ लोगों को, कुछ किसानों को लैंड देता था। वो उस लैंड पे क्या करते थे? खेती करते थे। और वो बाद में आके उनसे उस लैंड का जितना खेती है वो सारे ले लिया करता था। तो वो होता था हमारा जमींदार, ठीक है। और आगे जाके उसे डिपॉजिट कर दिया करता था एज अ इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है। तो एबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम, तो ये जमींदारी सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो जमींदार था वो जितने भी किसान थे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता था, उनकी फसल भी ले लिया करता था और वैसे भी उन्हें एक्सप्लॉयट करता था अगर वो मना कर देते थे टैक्स पे करने से, रेवेन्यू पे करने से। सेकेंड वन इज दिस एक्ट रिलीज्ड लैंड फ्रॉम द क्लचेस दैट हैड लिटिल इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। इस एक्ट से क्या हुआ? जिन लोगों को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं था और वो बड़ी बड़ी ज़मीनें लेके बैठे हुए थे, फिर भी कब्जा करके बैठे हुए थे उस पे से, तो उन लोगों के हाथ से वो ज़मीनें चली गई। जिनको एग्रीकल्चर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बट फिर भी वो बड़ी बड़ी लैंड्स पे हथिया के बैठे हुए थे, उन्हें कब्जा करके बैठे थे, इन लॉज की वजह से, लैंड रिफॉर्म की वजह से क्या हुआ? उनके हाथ से वो सारी ज़मीनें चली गई और जिनको ज़रूरत थी उन तक पहुंच गई। थर्ड वन इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड बॉट द स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड टुगेदर इन वन प्लेस सो दैट फार्म साइज वुड बिकम विएबल फॉर एग्रीकल्चर। तो क्या हुआ थर्ड में? कंसोलिडेशन मतलब एक साथ लाना, जोड़ देना। जो छोटे छोटे लैंड के पीसेस थे ना अलग अलग जगहों पे, अब देखो, अब इतना सा छोटा सा लैंड है तो उस पर तो थोड़ी सी क्रॉप से ग्रो कर पाएंगे हम। बड़ी लैंड होगी तो क्या करेगा फार्मर? ज़्यादा उसमें फर्टिलाइजर्स भी डाल सकता है, पेस्टिसाइड भी डाल सकता है, वो इरिगेशन पे भी पैसा खर्च करेगा। फिर अब छोटी सी लैंड है, अब उसमें अब आप उसके लिए फर्टिलाइजर भी लाओगे, पेस्टिसाइड भी लाओगे, तो इतना नहीं करेगा फार्मर, कहेगा इतना सा तो जगह। तो इसलिए उन सब छोटी छोटी लैंड को मिला के बड़ी लैंड बना दिया गया, ताकि क्या हो, कोई एक चीज़ ग्रो करे वो पूरी तरह से बेनिफिट दे। और अगर हम उस पर कोई खर्चा करना चाहते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर लाना चाहते हैं, पेस्टिसाइड, इरिगेशन फैसिलिटी, तो वो भी जो है किसान दे सके उस लैंड को, बड़ी वाली लैंड को, ठीक है। तो छोटी छोटी लैंड्स को मिला के बड़ी लैंड बना दिया गया था एक साथ ला के, तो एग्रीकल्चर उससे ज़्यादा ईजी हो गया था और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया था हमारे किसानों के लिए। लॉज वर मेड टू पुट लिमिट ऑन हाउ मच एग्रीकल्चर लैंड अ पर्सन कैन होल्ड। अब ऐसे भी लॉज बन गए थे, ऐसे भी कानून बन गए थे कि कितनी हद तक ज़मीन एक व्यक्ति रख सकता है अपने पास, कितने हद तक उपजाऊ ज़मीन, एग्रीकल्चर के लिए लैंड जो होती थी, तो वो कितनी लिमिट तक एक व्यक्ति रख सकता है। लिमिट सेट कर दी थी कि इससे ज़्यादा नहीं रख सकते आप, अगर इससे ज़्यादा रखी तो क्या होगा, आपकी लैंड छीन ली जाएगी। तो ऐसे लॉज बना दिए गए थे ताकि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ज़मीनें ना हथिया सकें। लास्ट वन इज द पीजेंट हु वर्क ऑन समवन एल्स लैंड वर गिवन लीगली टू हिम। अब जो पीजेंट थे, जो किसी और की लैंड पे काम किया करते थे, उनको वो लैंड लीगली दे दी गई। कहा कि अब से आपकी ये लैंड, जो जिस लैंड पे आप काम करते हो वो लैंड आप ही की हो गई है, अब से आप ही इसके ओनर हो, इसके मालिक हो, इस पर काम करो और इसकी जितनी भी प्रोडक्शन है वो आप खुद रखो। तो ये थे हमारे लैंड रिफॉर्म्स, ये थे हमारे सेकेंड मेजर आउटकम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम थर्ड मेजर आउटकम। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर आउटकम्स में थर्ड टॉपिक है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसका जो मेजर आउटकम्स का जो तीसरा आउटकम था वो क्या था? हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
इट वॉज स्टार्टेड इन मिड 90s। अब जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था वो मिड 90s में शुरू हुआ था, जो 1960s है उसके मिड में शुरू हुआ था। एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो एम.एस. स्वामीनाथन है बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, याद होना चाहिए। एम.एस. स्वामीनाथन क्या है, उन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक उन्हें ही कहा जाता है। थर्ड वन इज इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू इंश्योर फूड सफिशिएंसी। अब इसका मेन एम क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का? इसका मेन एम ये था कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि जो भारत है वो जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। मतलब हमें जो फूड ग्रेन का इंपोर्ट है वो कहीं और से ज़्यादा ना करना पड़े और हम इतने सक्षम हो कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उनका पेट हम मतलब अपने यहाँ की प्रोडक्शन से भर सकें। ठीक है, तो हमें क्या होना था, फूड सफिशिएंसी को पूरा करना था। It was decided to put more resources in those areas which had already better irrigation facilities and those farmers who are already well off. इसमें ये डिसाइड किया गया इस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कि हम क्या करेंगे। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो रिसोर्सेज हैं उनको उस जगह पे ज़्यादा लगाएंगे जहाँ के फार्मर्स ऑलरेडी वेल ऑफ हैं। मतलब जहाँ के फार्मर जैसे पंजाब हरियाणा है, यहाँ पे बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं ना, तो वो लोग क्या है वेल ऑफ है, उनके पास अच्छा पैसा है, उनकी खेती बाड़ी अच्छी है, बड़ी बड़ी लैंड्स उनके पास, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज लगाएंगे। अब ऐसा क्यों कहा? मेनली हम कहते थे कि जिनके पास नहीं होता उनको हमें देना चाहिए, बट यहाँ पे उल्टा इसलिए कहा गया क्योंकि वो पहले से ही वेल ऑफ है और अगर हम उन पे ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, वो मोर प्रोडक्शन देंगे हमें। क्योंकि अगर हम किसी पुअर फार्मर या स्मॉल फार्मर पे लगाते हैं उससे हमें इतनी आउटपुट नहीं मिलेगी, उनकी लैंड छोटी होगी। ठीक है, अगर हमने और रिसोर्स दिए तो वो उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट नहीं देंगे जितना हमें ये देने वाले थे। तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने जो पहले से ही वेल ऑफ है, पहले से ही अच्छे थे जो फार्मर्स, उन पे रिसोर्सेज खर्च किए जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज पहले से ही प्रोवाइडेड थी। द गवर्नमेंट ऑफर्ड HYV सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज एट सब्सिडाइज रेट। अब क्या किया गवर्नमेंट ने इसके अंडर, इस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर HYV सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, इसे कहते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड। ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स लाए गए, वो दिए गए फार्मर्स को बोने के लिए। फर्टिलाइजर्स लाए गए, पेस्टिसाइड्स जो कीटनाशक होते हैं जिनसे कीड़े मकोड़ों को मारते हैं जो हमारी फसल पे लगते हैं, वो लाए गए। इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई सस्ते रेटों पे, सब्सिडाइज रेट है ना, मतलब सस्ते रेटों पे प्रोवाइड की गई। किसने प्रोवाइड करी? गवर्नमेंट ने। द गवर्नमेंट ऑल्सो इंश्योर फार्मर्स टू बाय द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स एट अ गिवन प्राइस। और गवर्नमेंट ने ये भी दिलासा दिया और ये भी भरोसा दिलाया हमारे फार्मर्स को कि जो आपकी फसल है वो जब आप प्रोड्यूस कर लेंगे तो वो एक अच्छे रेट पे खरीदी जाएगी। मतलब कि जो आप फसल प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी जो प्रोड्यूस है उसको एक गिवन प्राइस था जो उन्होंने पहले से ही सेट कर दिया था, इसी प्राइस पे आपकी फसल जो है वो खरीदी जाएगी। तो ये था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अभी हमने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे उसके इम्पैक्ट्स क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के दोनों इम्पैक्ट थे। अब जैसे कोई भी चीज़ होती है उसके दो इम्पैक्ट होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस होते तो डिसएडवांटेजेस भी होते, सेम इसके साथ भी था। अब हम पढ़ने वाले क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़े हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के? ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली इसलिए किया गया था क्योंकि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था बिहार फैमाइन के बारे में। तो जब बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज हो गई थी तो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया ताकि कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बना दे प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स में। तो उसके इम्पैक्ट्स अब हम देखेंगे। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द कंट्री ड्यू टू राइज इन प्रोडक्शन। अब क्या हुआ, जब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि जो हमारा प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एकदम से ना ड्रास्टिक राइज कहते हैं ना, वो आया उसके अंदर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ गया था। रीजन लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी बिकेम कल्चरली प्रोस्पेरस। अब क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो फार्मर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा खेती होगी उतना ज़्यादा पैसा आएगा। तो जो रीजन थे जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ के जो फार्मर्स थे वो ज़्यादा प्रोस्पेरस हो गए थे, ज़्यादा अमीर हो गए थे। और यहीं के क्यों हुए थे? वो इसलिए हुए थे क्योंकि सरकार ने क्या बोला था, जो वेल ऑफ फार्मर्स हैं, जो अच्छे फार्मर्स हैं पहले से ही, जो अमीर वगैरह हैं, तो हम उन्हीं के वहाँ पे जाके रिसोर्सेज लगाएंगे जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं। तो
किन फार्मर्स के पास थे वो खेत, इतने बड़े बड़े रिसोर्सेज किन के पास थे पहले से? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स के पास थे, इसलिए इन्हें इस चीज़ का बेनिफिट मिला। तो ये था पॉजिटिव इम्पैक्ट। द फार्मर्स ऑफ मीडियम साइज होल्डिंग वर बेनिफिटेड एंड दे एमर्ज एज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल। अब जो मीडियम साइज के फार्मर थे जिनका पहले नाम नहीं था, जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं था पहले, तो मीडियम साइज फार्मर्स को भी इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उनकी जो लैंड थी उसमें भी प्रोडक्शन बढ़ गया, उनको भी कहीं ना कहीं इसमें हिस्सेदारी मिली, मौका मिला। तो और वो उनको भी बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट हुआ और वो भी उभर के आए और एक अच्छा कहते हैं ना पावरफुल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो भी बन गए। कौन से? हमारे मीडियम साइज फार्मर जिनके पास मीडियम साइज लैंड होल्डिंग थी। ठीक है, ये थे हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब हम देखेंगे हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। Only some states like Punjab, Haryana and Western UP became prosperous and other remained poor. अब इसका ना अपोजिट जस्ट यहाँ पे है। क्या हुआ कि सिर्फ वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब यहाँ के फार्मर्स को ही इसका बेनिफिट मिला, औरों को क्यों नहीं मिला? बता चुकी हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा था, हम यहीं पे रिसोर्सेज खर्च करेंगे। यहाँ के तो ऑलरेडी पुअर थे ना, तो वो पुअर के पुअर ही रह गए। बाकी जो स्टेट्स थे, जैसे और भी स्टेट्स थे जहाँ खेती बाड़ी होती है, बट वहाँ पे रिसोर्स नहीं लगाया, तो वहाँ के जो फार्मर्स थे पुअर के पुअर ही रह गए, तो उन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई फायदा नहीं हुआ। उनके लिए एक तरह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इसका। द पुअर रिमेन नेग्लेक्टेड, जो पुअर फार्मर्स थे उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया गया पूरी तरह से, उनके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। इट क्रिएटेड डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, इस वजह से क्या हुआ, अमीर और अमीर बन गया, गरीब और गरीब बन गया, गरीब बन गया। अब क्या था, यहाँ के फार्मर्स तो पहले से ही वेल ऑफ थे, अमीर थे, तो उनके पास और पैसा आ गया। अब कहते हैं ना कि आजकल पैसा ही पैसे को खींचता है, वही काम यहाँ पे हुआ था। इनके पास पैसा था तो गवर्नमेंट इनके पास आई, इनको सब कुछ दिया, तो ये और अमीर हो गए। जो गरीब थे वो बेचारे गरीब ही रह गए। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड ऑल्सो हैड वर्स्ट इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल। और इसका एक और बैड इम्पैक्ट क्या पड़ा, कितने सारे जो फर्टिलाइजर यूज किए गए, हमने पढ़ा था HYV सीड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। तो ये जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज किए गए ना, ये सिर्फ कीड़े मकोड़ों पे, इन्हीं पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, हम लोगों पे भी पड़ा था। क्यों? क्योंकि फसलों के ऊपर इतने ज़्यादा केमिकल्स आ गए थे कि वो हमारी हेल्थ के लिए भी खतरनाक थे। इसलिए हम कहते हैं ना सब्जी को रगड़ करके धो के खाना चाहिए, इसीलिए कहते हैं। क्योंकि क्या होता है आजकल फर्टिलाइजर्स का और क्या पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो क्या होता है वो उनकी परत चढ़ जाती है, इस वजह से हमारी जो हेल्थ थी उस पर भी बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये थे हमारे इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार फूड क्राइसिस। अब क्या पढ़ना है हमें इसमें, बिहार में एक फूड क्राइसिस आया था, मतलब नियर फेमाइन कंडीशन हो गई थी वहाँ पे जो फूड ग्रेन्स उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। अब वो क्यों हुई थी, सरकार ने क्या पॉलिसी अपनाई, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द एग्रीकल्चर वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स इन 1960s। 1960s में क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर है वो बद से बदतर हो गया, मतलब उसकी जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होते जा रहा था। द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स वॉज बियरली स्टेइंग अबव द पॉपुलेशन ग्रोथ एट दैट टाइम। जो पॉपुलेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रही थी उतनी तेज़ी से हमारा फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही थी। मतलब जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बट हमारी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही थी, उसे मैच नहीं कर पा रही थी, तो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया था। All this resulted in near famine condition in many parts of the world, in many parts of the country. इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा इंडिया था उसके कई पार्ट्स में, कई सारे स्टेट्स में क्या हुआ, नियर फेमाइन कंडीशन आ गई और फूड शॉर्टेज हो गई। मतलब खाने के जो अनाज होता है उसकी जो है फूड शॉर्टेज हो गई, वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा था कई सारे स्टेट्स में। बिहार वॉज prone टू फूड क्राइसिस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। बिहार भी एक ऐसा ही स्टेट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गई थी, ग्रेन शॉर्टेज हो गई थी। द स्टेट फेस द नियर फेमाइन कंडीशन, यहाँ पे एक नियर फेमाइन कंडीशन आ गई थी, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी कि लोगों को खाना ही नहीं मिल पा रहा था खाने के लिए। द फूड शॉर्टेज वॉज वेरी मच इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स देयर। जितने भी ज़िले थे वहाँ पे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, सारी ही जगह ऐसा हो गया था, कहीं भी फूड ग्रेन्स प्रॉपरली पूरी तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही थी उनकी। 9 डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस लेस देन देयर नॉर्मल प्रोडक्शन। 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे बिहार में जिसमें क्या हो रहा था, जो उनकी नॉर्मल प्रोडक्शन थी उससे कम प्रोडक्शन हो रही थी वहाँ पे।
जितनी प्रोडक्शन हमेशा होती है उससे कम प्रोडक्शन कर रहे थे, ऐसे 9 राज्य थे। फूड शॉर्टेज लेड टू द एक्यूट एंड वाइड स्प्रेड माल न्यूट्रिशन। हमें पता है कि अगर खाना अच्छे से नहीं मिलता तो देखते थे साइंस में पढ़ा कि माल न्यूट्रिशन हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। तो वहाँ के बच्चों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। जब उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिला, खाना नहीं मिला, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, तो उनको क्या हो गया, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। द कैलोरी इनटेक ड्रॉप फ्रॉम 2200 टू 1200। अब क्या होता है, 2200 से 1200 पे कैलोरी इनटेक आ गया था। कैलोरी इनटेक मतलब जितनी कैलोरी कंज्यूम करते हैं हम एक दिन के अंदर, मतलब जो हम खाना खाते हैं ना उसमें हमें कैलोरी मिलती है। तो पहले कितनी कैलोरी कंज्यूम करते थे, 2200। ठीक है। अब कितनी हो गई थी, वो गिर के 1200 पे आ गई थी। तो क्या है, एक तरह से फूड की शॉर्टेज हुई, तो उसी वजह से ये हुआ है। तो ये हमारा रिजल्ट इसका आया। Zoning policy was adopted by the Bihar government, prohibited trade across states, which reduced availability of food in Bihar. अब क्या हुआ, इसको खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार ने एक नीति अपनाई। क्या नीति थी वो, जोनिंग पॉलिसी। अब सरकार ने जोनिंग पॉलिसी अपना ली। जोनिंग पॉलिसी कौन सी पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के अंदर सरकार ने कहा कि क्या है, यहाँ से जितना भी ट्रेड होता है ना बिहार के अंदर, बिहार से बाहर जाता है, बाहर से अंदर आता है, वो सारा हम बंद कर देंगे। ठीक है। तो क्या कर देंगे हम, वो सारा बंद कर देंगे। उन्होंने ट्रेड को प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया, विच रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन बिहार, जिससे और ज़्यादा शॉर्टेज हो गई फूड की बिहार के अंदर। तो ये इनकी पॉलिसी कुछ काम नहीं आई, और भी इसने उल्टा क्या किया, नुकसान ही किया वहाँ के लोगों को। वहाँ के जो फूड ग्रेन्स है उसमें और ज़्यादा शॉर्टेज आ गई। तो ये थी हमारी बिहार फेमाइन या फिर बिहार फूड क्राइसिस। हमारा लास्ट टॉपिक है लेटर डेवलपमेंट। अब लास्ट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी उनके बारे में इसमें बताया गया है। द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया टुक सिग्निफिकेंट टर्न फ्रॉम द एंड ऑफ 1960s। अब जो सिग्निफिकेंट टर्न था वो कब आया डेवलपमेंट में, 1960s के बाद। ठीक है, मतलब 1960 से शुरू हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। द पीरियड फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड विटनेस मैनी न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट इंडस्ट्री। 1967 के बाद से कई सारे रेस्ट्रिक्शंस देखे गए थे प्राइवेट इंडस्ट्री पे, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री पे और ज़्यादा रोकथाम लगा दी गई थी 1967 के बाद से। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, मतलब उन्हें नेशनल के, सेंट्रल के अंडर कर दिया गया था। द गवर्नमेंट अनाउंस मैनी प्रो पुअर प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने कई सारे प्रो पुअर प्रोग्राम्स, ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो गरीबों के लिए, उन्हें मतलब पॉवर्टी से निकालने के लिए चलाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स को शुरू भी किया था। प्लानिंग डिड कंटिन्यू बट इट्स सैलियंस वाज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। प्लानिंग तो चलती रही, एंड तक हमारी प्लानिंग चलती रही, आज भी चलती है, बट धीरे धीरे उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती गई टाइम के साथ साथ। जैसे पहले 5 ईयर प्लान आया करते थे ना, उनकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होती रही, और धीरे धीरे जो प्लानिंग है उसको पूरी तरह से, मतलब लोगों को उस पर से विश्वास उठता गया। तो ये था हमारा प्लानिंग खत्म हो गया। यहाँ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है, एक बार से देख लीजिए। When some powers are taken away from the center and state, जब सेंटर और स्टेट से कुछ पावर लेकर गिवन टू दी लोकल बॉडीज लाइक पंचायत एक्सेट्रा, और किसको दे दी जाती है, सेंटर और स्टेट से लेकर पंचायत को, लोकल बॉडीज जो होती है ना हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सबको जब दे दी जाती है तो क्या होता है, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रल में नहीं रखनी है हमें प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज कर देना उसे कहते हैं हम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है केरला मॉडल। केरला मॉडल में क्या है, केरला में जितनी भी प्लानिंग है वो हमारे लोकल लेवल से शुरू होती है, मतलब पंचायत से शुरू होती है, सारे रिसोर्सेज उनको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।